हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, जिस तरह से 64 8 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि क्वेश्चन मार्क 125 से कैसे संबंधित होगा। देखिए, जब भी ऐसा अगर आपको प्रश्न मिले ना, तो हमारा जो करने का अप्रोच होता है, हम ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे दो पेयर की संख्याएं कौन सी हैं, 64 और 8 है, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग क्वेश्चन मार्क और 125 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो 64 बड़ी संख्या है, 8 छोटी संख्या है। अगर 8 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम अगर 125 में हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क पे हमारा संख्या आ जाना चाहिए। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो गया, और कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पच्चीस 40, 8 ही 64 हो गया। 8 पच्चीस 40, 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 कर 0 हासिल 2, 8 एक में 8, 8 2 10, कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 1000 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 1000 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। और देखिए, जब भी कोई ऐसा सीरीज का प्रश्न मिले जिसमें अल्फाबेट, अक्षर और संख्या दोनों हों, वह प्रश्न बेहद ही क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, बेहद ही आसान होता है कई दफ़ा। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अंक हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उनमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या सीरीज एक बन रहा है। उसके बाद हम लोग अक्षर में देखेंगे, यानी अल्फ़ाबेट में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, 9 के बाद क्या बन रहा है, 8 बन रहा है ना, यानी -1 हो रहा है। 8 के बाद 7 बन रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। 7 के बाद 6 हो रहा है, यहाँ भी -1। और 6 के बाद 5 हो रहा है, -1 यहाँ भी। तो अगली बार भी यही तो होगा ना, -1 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। इतना तो क्लियर है कि 4 आ गया। अब देखिए, 4 किसी ऑप्शन में दिया है क्या, ए में नहीं दिया है, बी सी में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, केवल ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर लगा के हम चले जाएंगे। हमको अक्षर का देखना ये कि देखना ही नहीं है कि क्या आएगा 4 के बगल में, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि कभी आप अक्षर से केवल सॉल्व करेंगे या अंक से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो हमें ट्रिक करके आगे निकलना होता है। लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पे अक्षर में क्या बन रहा है। देखिए, डी के बाद ई हो रहा है, यानी डी के बाद ई आता ही है। ई के बाद एफ हो रहा है, एफ के बाद जी हो रहा है, जी के बाद एच हो रहा है, यानी क्रम चलता जा रहा है, डी ई एफ जी एच। तो अगली बार क्या आएगा, आई आएगा। तो एच और आई आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से हमें विषम शब्द बताना है। 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, लेकिन एक जो आपका होगा ना, वह क्या होगा, विषम होगा। तो हमें विषम बताना है। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, भारत दिया है। दूसरे में जापान, सी में श्रीलंका और डी में मॉरिशस। ध्यान से अगर चारों हम ऑप्शन को देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि चारों तो देशी हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है और एक अलग कैसे हो सकता है। तो ध्यान से और देखने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि श्रीलंका, जापान और मॉरिशस, जानते हैं क्या है, ये तीनों द्वीपीय देश हैं, यानी द्वीपीय देश हैं, यानी ये द्वीप पर स्थित देश हैं, द्वीपीय देश हैं। लेकिन भारत द्वीपीय देश नहीं है, इसलिए 3 तो क्या है, द्वीपीय देश हैं। इसलिए इन तीनों में एक समानता है कि ये तीनों एक द्वीपीय देश हैं, लेकिन भारत नहीं है। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपका एसएससी में एक पूछा ही जाता है, कंफर्म होता है, अरेंज करना होता है सार्थक क्रम में। ठीक है, जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले ना, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो बेसिकली आप लोग करिए क्या ना, बेसिकली करना क्या, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है
कि आंसर लाना होता है कम से कम समय में। उसके पहले थोड़ी एक बारीकी इस तरह के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जो भी 5 शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे उनको 2-3 बार पढ़िए। जैसे मैंने पढ़ा तना, पत्ता, फूल, जड़, कली, एक बार और पढ़ा तना, पत्ता, फूल, जड़, पत्ती, कली। तो हमें ये क्लियरिटी हो गया कि किसी पेड़ से रिलेटेड सारे शब्द हैं, किसी पेड़ से रिलेटेड सारे शब्द हैं, और अब इन शब्दों को किस क्रम में रखें कि एक क्या बन जाए, एक क्रम बने, सार्थक क्रम बने। बात समझ रहे हैं? अब हमें क्या करना है कि अब सार्थक क्रम में अरेंज करने के लिए देखना पड़ेगा। देखिए, तना और जड़ और की बात करें तो जड़ और तना में जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, जड़ आएगा। जड़ आएगा यानी 4 नंबर आएगा, आएगा कि नहीं? उसके बाद क्या आता है, जड़ के बाद तना आता है, उसके बाद क्या आएगा, पत्ता आएगा। क्योंकि भैया जड़ के बाद तो पत्ता आएगा नहीं, जड़ के बाद पहले फूल तो आएगा नहीं, जड़ के बाद कली तो आएगा नहीं। अब एक काम करिए ना, 4, 1, 2 से हमारा स्टार्ट होगा, और किसी ऑप्शन में 4, 1, 2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए राइट करके आप लोग आके निकल जाइए, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन 4 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समय की बचत के लिए पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन ए करके निकल जाएंगे। लेकिन अरेंज कर लेते हैं, होगा क्या, जड़ के बाद तना आएगा, तना के बाद पत्ता आएगा, और पत्ता के बाद क्या बनता है, तो आपका कली बनता है, यानी 5 नंबर। कली के बाद क्या बनेगा, तभी तो फूल बनेगा कली से, यानी 412 52 आएगा, यानी यहाँ पे 412 कितना आएगा, 53 आएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है, 412 53, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न का एक सवाल होता है, पूछा जाता है, और इसको बिल्कुल फिक्स तरीका होता है करने का, बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है। दाईं बोला है 29वें प्लस 33 करिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 62, और -1 करेंगे तो 61 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर करिए, ओरली करके निकल सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक पंक्ति में मानसी जो है लेफ्ट से यानी बाईं से 29वें है, और जब उसी मानसी को देखा जाता है दाईं से तो उसका स्थान 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे पूछा जाता है। यानी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से कुछ स्थान है, राइट से कुछ और स्थान है, तो पूछा जाता है कि उस पंक्ति में कितने लोग होंगे। तो लेफ्ट और राइट से जो दोनों स्थान होता है उसको ऐड करते हैं और -1 करते हैं, अपना आंसर लाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे 7 नंबर को और 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि वहां पे अंक था, नंबर था, यहाँ पे शब्द है, इतना ही अंतर है। ठीक है, लेकिन सेम सवाल है। एक और तरह से बनता है इस प्रकार का सवाल कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट का पेयर दे देगा और पूछेगा। ठीक है, तो करने का सेम तरीका होता है। जो भी 2 पेयर की संख्याएं शब्द होते हैं, अल्फाबेट का पेयर होता है, उनमें देखते हैं क्या संबंध, क्या लॉजिक है। ठीक है, वही संबंध, वही लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क और वर्कशॉप में लगा करके अपना हम लोग आंसर लाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं। दिया है कि खेत किसान से कैसे संबंध है। देखिए, खेत में किसान क्या करता है, खेत में काम करता है। खेत में कौन काम करता है, ऐसे लिखिए, खेत में कौन काम करता है, तो आप बोलेंगे किसान काम करता है, तो उसी चीज को लिखे हैं किसान। उसी तरह जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में कौन काम करता है, इंजन काम करता है, नहीं। उपकरण काम करता है, नहीं। मैकेनिक, देखिए इंजन तो रहता है, कई ऐसे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें इंजन होते हैं, लेकिन हम आंसर देंगे खेत किसान। किसान क्या है, तो सजीव मतलब प्राणी है, इंसान है। तो उसी तरह वर्कशॉप में उपकरण तो निर्जीव हो जाएगा, कार तो होगा नहीं, तो मैकेनिक ही तो होगा ना, मैकेनिक ही तो वर्कशॉप में काम करेगा ना, क्योंकि मैकेनिक क्या है, इंसान है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, मैकेनिक आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वंदना विशाल और वनीता, वंदना क्या है, विशाल और वनीता की बेटी है। अमित वनीता के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और वनडे एग्जाम की मैं बात कर दूं ना, बैंकिंग को छोड़ करके,
तो जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं, जैसे एसएससी की मैं बात कर दूं, जितने भी क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे आपके पेपर में टॉपिक से, उसमें अगर आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन बनेगा ही, अच्छा क्वेश्चन बनता है, मतलब सारे प्रश्नों में से टफ क्वेश्चन बनेगा ब्लड रिलेशन का, बहुत कठिन नहीं बनता है, लेकिन कंपेयर टू अदर क्वेश्चन के पेपर के अदर क्वेश्चन की कंपेयर टू टफ बनता है, कठिन बनता है, ठीक है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और एक एग्जाम तो कोई भी परीक्षा हो, जिस परीक्षा में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाएगा ना, एक प्रश्न पूछ ही लिया जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा ना तो इसी तरह से लैंग्वेज वाला सवाल पूछा जाता है ब्लड रिलेशन वनडे एग्जाम में, ठीक है। ब्लड रिलेशन का करने का हमारा तरीका क्या होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरह से हम पढ़ेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे, ट्री बनाएंगे और उसी के बेसिस पे अपना आंसर देंगे। मैं सलाह नहीं देता हूं कि आप लोग ओरली करिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा। अगर 25 क्वेश्चन एसएससी में आपका पूछा जाएगा, अभी तो आपका एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एमटीएस में तो 20 ही आता है, 20 क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा ना तो 19 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ना वो सरल रहेंगे कंपेयर टू ब्लड रिलेशन के एक प्रश्न से, ठीक है। तो आप लोग टाइम पर्याप्त मिल जाएगा, आप लोग ओरली मत कीजिए, क्योंकि ओरली करने पे कई दफ़ा गलती हो जाती है। ओके, चलिए इसको करते हैं। बोला गया है क्या कि वंदना क्या है, विशाल और वनीता की बेटी है, ठीक है। यहाँ मैं बना लेता हूँ कौन सा, विशाल। विशाल को मैं किससे डिनोट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो मैं विशाल को भी से डिनोट करता हूं, ठीक है। विशाल, क्योंकि वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, तो विशाल कहीं ना कहीं नाम से भी पता चल रहा है कि मेल रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। वनीता की बात करते हैं तो वनीता को मैं वीएन से डिनोट करता हूं, वनीता को वीएन से, ठीक है। ये लड़की रही होगी। और जब विशाल और वनीता की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि दोनों वाइफ होंगे, पति पत्नी होंगे, तो विशाल क्या होगा, लड़का, और वनीता लड़की। अब दोनों के बीच में मैंने 2 लाइन क्यों खींची, क्योंकि जब जो 2 लोग पति पत्नी होते हैं तो उनके बीच में 2 लाइन होता है, रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है। वंदना इनकी बेटी है तो वंदना को मैं बेटी बना लेता हूँ, ठीक है। और वंदना को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वंदना को रिप्रेजेंट कर दिया जाए यहाँ पे, किससे कर दें, लिख देते हैं वंदना, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। वंदना क्या है, इनकी बेटी है, बेटी है यानी कि माइनस होगा, लड़की है, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, अमित वनीता के भाई का बेटा है। अमित जो है ना वनीता के भाई, वनीता का कोई यहाँ भाई है, वनीता का कोई भाई है, ठीक है, वनीता का भाई है। वनीता के भाई का भाई है तो प्लस होगा, वनीता के भाई का बेटा क्या है, अमित है, यानी कि अमित क्या है, वनीता के भाई का बेटा, यानी इसका भाई का बेटा है कौन, अमित। अमित को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये क्या होगा, ये भी प्लस होगा। अब पूछ हमसे क्या रहा है कि अमित के लिए वंदना कौन है। वंदना और अमित में हमको बताना है कि अमित के लिए वंदना कौन है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो भाई है वंदना का, जो वनीता का भाई है, और जो देखिए वनीता का भाई जो है उसका लड़का और वनीता की जो लड़की है क्या लगेंगे, एक दूसरे के क्या लगेंगे, यही तो बोलेंगे ना, चचेरी बहन है या चचेरा भाई है या ममेरी बहन, यही तो बनेगा ना। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में देखिए क्या इसको बोलेंगे, चचेरी क्या बोलेंगे, चचेरी क्या बोलेंगे, तो बहन बोलेंगे, यही तो बोला जाएगा ना, चचेरी बहन लगेगा। वंदना जो अमित है ना, अमित क्या है, तो अमित के लिए वंदना कौन है, तो अमित के लिए वंदना क्या है, तो चचेरी बहन होगी, क्या होगी, चचेरी बहन। और चचेरी बहन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, इसमें सारा साइन दिया गया है, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए आप हैं, आपकी बहन है, तो आपका जो लड़का होगा और आपकी बहन की जो लड़की होगी उनका एक रिलेशन क्या बोलेंगे, कजन ही तो सिंपल बोलेंगे ना, कजन। वहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ हिंदी में भले चचेरी ममेरी फुफेरी दिया है, कजन सिंपल सा वर्ड होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 22 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन रहा होगा। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ही साल के दोनों क्या दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं, तो बिल्कुल आसान है। इसलिए 22 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो पीछे आ रहा है उसी महीने में 1 जनवरी 2022 को पूछा जा रहा है। आप सभी को एक बात पता होगा, ध्यान से समझिएगा, कि हर 7वें दिन के बाद वही क्या होता है, वही डेट दिन रिपीट होता है, पता है कि नहीं, बिल्कुल। तो सपोज करिए अगर 22 जनवरी को, पहले तो 22 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में दिन कितना हो जाएगा, तो 21 जनवरी, 21 दिन हो जाएगा। 21 दिन ही तो बनेगा ना 22 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में, 21, और 21 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना।
अब रिमाइंडर 0 आ गया तो जाहिर सी बात है कि 22 जनवरी 2022 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2022 को भी सोमवार ही तो रहेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और तरीके से अगर ये बात न समझ में आओ तो एक और तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी मैं बोला कि हर 7वें दिन के बाद सेम डे रिपीट करता है, तो सपोज करिए कि 22 जनवरी 2022 को दिए हैं सोमवार है, तो 15 यानी 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 जनवरी को भी तो क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा ना। अब पुनः 15 जनवरी में से 7 माइनस करेंगे तो 8 जनवरी को भी क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा ना। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 जनवरी को भी क्या रहा होगा, सोमवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोमवार राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न एक्स चित्र समूह में दिए गए चित्रों द्वारा विकल्पों में दिया गया कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आपका ये चित्र दिया है एक्स वाला ना, इसमें जो 3 आपके एक तो क्या दिया गया है, एक तो आपका त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिया गया है और एक लगभग आयत या स्क्वायर के शेप एक दिया गया है। तो इन तीनों शेपों को मिला करके कौन सा किस ऑप्शन का शेप हम बना सकते हैं, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं बन रहा है, तो क्या बनेगा, सी बनेगा। अब देखिए सी में आप लोग थोड़ा सा ये सवाल कर सकते हैं कि गुरुजी यहाँ तो पूरा एक रेक्टेंगल टाइप का दिया है लेकिन यहाँ तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा लग रहा है। आप लोग सवाल करेंगे, होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। ए में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, बी में भी नहीं बन रहा है, डी में भी नहीं बन रहा है, तो सी में बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं पॉसिबिलिटी। ये आपका एक त्रिभुज निकल गया, इधर से एक निकल गया। अब उस तरह से देखेंगे, अगर देखा जाएगा, समझ रहे हैं, तो हमारा यही तो सी ही तो ऑप्शन बचता है ना, जिससे कि पॉसिबिलिटी बनती है कि बन सकता है, तीनों आपका फिगर से बनाया जा सकता है ऑप्शन सी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई दफ़ा हमें कम दिमाग लगाना होता है और ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, और ऑप्शन 4 होते हैं, चूज उसी में से करना होता है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। देखिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है, एसएससी पूछता है। क्वेश्चन तो बहुत सरल है, आप लोग देखेंगे भी तो कहेंगे बिल्कुल सरल है। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि किस ऑप्शन का जो साइन है 2 उसको इंटरचेंज इस इक्वेशन में किया जाएगा तो यह इक्वेशन संतुष्ट होगा। अब सिंपल सा सवाल है कि आप लोग ऑप्शन ए चेक कर लीजिए, या बी चेक करिए, सी चेक करिए, डी चेक करिए, जिस ऑप्शन के साइन को इंटरचेंज करने पे आपका आंसर आएगा यानी इक्वेशन संतुष्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम तो लग जाएगा ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं, टाइम लग जाएगा। तो कोई हमारे पास ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम उसी ऑप्शन को चेक करें या पकड़ें जो 100 नहीं 99% पॉसिबिलिटी हो कि वही राइट आंसर होगा। तो उसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से हम देखिए, इक्वल टू के इधर क्या है, तो इक्वल टू के इस साइड में आपका 10 दिया है, और 10 क्या है, तो एक छोटी सी संख्या है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 51 डिवीजन 3, 51 3 से कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा है। तो डिवीजन को हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं, यानी डिवीजन को इंटरचेंज नहीं करेंगे क्योंकि कट रहा है, और काटने पे भी बहुत बड़ी संख्या नहीं आ रही है, छोटी संख्या आ रही है, 17 आ रहा है, जो 10 को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डिवीजन को हमको इंटरचेंज नहीं करना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब बात बन गया, अब देखिए एक चीज, अब बात हुआ कि या तो बी होगा या तो डी होगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड किया जाएगा कि बी होगा कि डी होगा, क्योंकि प्लस को चेंज करें, प्लस और माइनस को, या फिर किसको, माइनस और गुणे को। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी पॉसिबिलिटी कम बन जाती है कि हम किसको चूज करें। तो आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 तो एलिमिनेट कर दिए है ना, कई दफ़ा आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यानी 3 को एलिमिनेट करना। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ चेक करेंगे बी और डी में, तो हम बी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 51 दिया है तो डिवाइड कर लेते हैं, 17 आएगा ही, ज़्यादा सोचना नहीं है, प्लस 17 यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 2 और इंटू 12 इक्वल टू 10, ठीक है। और अब देखिए 17 17 34 हो गया, माइनस 12 दूना 24, डिफरेंस लेंगे तो 10 आ गया आपका, 10 बराबर 10, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी संतुष्ट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलाहाबाद गाजीपुर के, यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे 12 रहेगा। इलाहाबाद क्या है, गाजीपुर के पश्चिम में है,
वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में है, बलिया गाजीपुर के पश्चिम में है। वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है। यदि बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में है तो बलिया वाराणसी से किस दिशा में है? डायरेक्शन का प्रश्न पूछ रहा है। देखिए एक बात देखिए, आप लोगों को डायरेक्शन का जब भी प्रश्न मिले ना तो आप लोगों को एक बात तो पता ही होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है सिंपल से, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। आप सभी को पता होगा, यानी इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। ठीक है, इसी डायरेक्शन को ध्यान में रख करके हम लोग आगे के सवाल को मूव करेंगे, क्योंकि सारी बात दिशा पे पूछा जा रहा है। बोला गया था कि इलाहाबाद गाजीपुर के पश्चिम में है, तो इलाहाबाद जो है ना आपका, मान लेते हैं गाजीपुर को जी से डिनोट करते हैं, गाजीपुर के पश्चिम में इलाहाबाद है। पश्चिम गाजीपुर के इधर ही पड़ेगा ना, ध्यान से समझिएगा। वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में है। वाराणसी क्या है? तो इलाहाबाद के पूरब में। इलाहाबाद के पूरब यानी इधर ही होगा वाराणसी। अब सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद के जस्ट बगल में वाराणसी को रखें कि गाजीपुर के बगल में रखें। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बलिया गाजीपुर के पश्चिम में है। बलिया क्या है? तो गाजीपुर के पश्चिम में यहाँ बलिया है, बलिया को मैं बी से डिनोट करता हूँ। वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है। अब बोल दिया है ना, वाराणसी जो है गाजीपुर के पूरब में है, तो यानी सही बात है, हमने वी को जहाँ वाराणसी को रखा है सही है। यदि बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में है, बलिया जो है इलाहाबाद के पश्चिम में, बिल्कुल बात सही है, तो बलिया जो है वाराणसी के किस दिशा में है? बलिया वाराणसी के किस दिशा में पड़ेगा? वाराणसी के किस दिशा में बलिया है? पश्चिम में ही तो है ना, वाराणसी के पश्चिम में। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।